हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक्सेलेंट क्लासेस में। नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। भारतीय न्याय व्यवस्था। भारत में न्याय व्यवस्था और कार्यपालिका यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों के दोनों अलग हैं, स्वतंत्र हैं एक दूसरे से। आर्टिकल 50 में इसका प्रावधान है। 50-50 पर हम याद करते हैं, जैसे 50-50 में 50-50 बोलते हैं ना, आधा आधा, तो इसलिए अलग अलग कर दिया दोनों को, तो 50-50 से याद कर सकते हैं। इसमें न्यायपालिका जो है, भारतीय न्यायपालिका, ये एकीकृत प्रणाली है भारत के अंदर। एकीकृत का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत के लिए एक ही होगा, और अपनी सुविधा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हर स्टेट का एक हाई कोर्ट दिया हुआ है। हाल फिलहाल 25 हाई कोर्ट है। अगली वीडियो हाई कोर्ट की भी बनाऊंगा मैं। तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हाई कोर्ट के अंदर। तो वो सब कुछ एक सुविधा के लिए है कि सारा का सारा काम एक सुप्रीम कोर्ट नहीं संभाल सकता, तो ये इसलिए एकीकृत कहेंगे इसके, क्योंकि कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा सुप्रीम कोर्ट ये है और मेरा सुप्रीम कोर्ट ये है, अलग अलग नहीं है। उसके बाद ये शंकु आकृति में उपस्थित है सारी न्यायपालिका, जैसे ये मैंने बनाया है ये वाला। इसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट एक होगा, सुप्रीम कोर्ट के नीचे होंगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की संख्या सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा कुछ ज़्यादा होंगी। फिर होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशनल कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशनल कोर्ट जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तब बोलते हैं जब सिविल मामलों को देखता हो। ये जब एक जिले का न्यायालय सिविल मामलों को देखता हो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, और जब आपराधिक मामलों को देखता है तो इसको सेशनल कोर्ट बोलते हैं। सॉरी, कुछ राज्यों में न्याय पंचायत का भी प्रावधान है। न्याय पंचायत बनाई गई है जो फैसला कर सकती है ग्राम के स्तर पर। 2-3 गाँव की एक न्याय पंचायत होगी। ये 1947 में पहले शुरुआत जब की थी, ये यूपी ने की थी, पहला स्टेट बना था। अब आते हैं भाग 5 में दिया गया है न्याय व्यवस्था को। आर्टिकल है इसका 124 से 147 के बीच दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट। मैक्सिमम 134 जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हाल फिलहाल 2019 में चेंज किया गया। शुरुआत में जब सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हुआ था तो 8 जजेस के साथ शुरू हुआ था, एक चीफ जस्टिस और 7 अन्य। अब एक चीफ जस्टिस और 133 अन्य होंगे, तो टोटल 134 जज है। टाइम के अनुसार संसद इसकी संख्या में वृद्धि कर सकती है, कम कभी नहीं कर सकती है, इसकी संख्या को बढ़ाई सकती है संसद हमेशा। तो वो टाइम टू टाइम हुआ है। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सबसे पहला जो कोर्ट स्थापित हुआ था भारत के अंदर, वो कलकत्ता में हुआ था 1773 में। फिर इसमें लॉर्ड इम्फे सबसे पहले इस कलकत्ता कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। फिर प्रेसिडेंसियों में भी कोर्ट खुले थे कुछ। 1761 में एक्ट आया था, 1861 में सॉरी एक्ट आया था, उसके अधीन कुछ कोर्ट खुले थे। तीनों प्रेसिडेंसियों के अलग अलग कोर्ट बने थे, कलकत्ता का अलग, मद्रास का अलग और बॉम्बे का अलग। 1935 में फिर एक संघीय कोर्ट की स्थापना होती है जिसे फेडरल कोर्ट बोलते हैं। वही कोर्ट अब हमारा सुप्रीम कोर्ट है। ये 1 अक्टूबर 1937 में स्टार्ट हुआ था और दिल्ली में स्टार्ट हुआ था, और मॉरिस गेवर इसके चीफ जस्टिस बनाए गए थे उस समय के। तो ये याद रखेंगे आप फैक्ट। उसके बाद 18 जनवरी 1950 को स्थापना की गई थी सुप्रीम कोर्ट की, जो दिल्ली में था। जो संघीय कोर्ट था, फेडरल कोर्ट था, उसको सुप्रीम कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो वो स्थापना अब सुप्रीम कोर्ट के रूप में हो चुकी है दिल्ली के अंदर, जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो चुका था। ठीक, उसके बाद अगला फैक्ट पढ़ते हैं इसका। आर्टिकल 124 में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है दरअसल, और दिल्ली के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के अनुमोदन पर, राष्ट्रपति अगर अनुमोदन करता है तो यह अपनी सुनवाई कहीं और भी कर सकता है। कहीं और से मतलब है किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में अपनी सुनवाई कर सकता है ये, और ऐसा हुआ भी है। एक बार हैदराबाद हुई है और एक बार श्रीनगर हुई है। ठीक, आर्टिकल 130 के अंतर्गत ये प्रावधान बनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं भी अपनी सुनवाई कर सकता है, लेकिन अनुमोदन राष्ट्रपति का अनिवार्य है। योग्यता 124 के 3 में दी गई है। ठीक, आर्टिकल इतने खास नहीं है, केवल ये खास है कि 124 में सुप्रीम कोर्ट होता है। आगे 2-3 आर्टिकल और इसमें खास है जो हमें बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही केवल पढ़ने हैं। 1 से 395 तक आर्टिकल ना तो कोई याद कर चुका, और करना भी बेवकूफ़त है, क्योंकि इतने आर्टिकल कभी नहीं पूछे जाते हैं। तो 124 के 3 में दिया गया है योग्यता के बारे में, और योग्यता के बारे में 24 के 3 में दिया गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनेगा वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसको कम से कम 5 साल हाई कोर्ट में न्यायाधीश का काम किया हो उसने, किसी न किसी हाई कोर्ट में। ठीक, कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए उसे, या फिर ये ना हो तो उसको 10 साल का अनुभव होना चाहिए हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट के रूप में काम किया हो 10 साल। ये भी ना हो तो राष्ट्रपति की राय में वो कानून का कोई अच्छा कानूनविद हो, यानी कानून का जानकार होना चाहिए। 3 में से कोई एक शर्त पूरा करता हो, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। एक सीजीआई और अन्य न्यायाधीश, इन सभी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन सीजीआई की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जरूर करता है, लेकिन अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जो करेगा वो सीजीआई की सलाह पर करेगा। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होते हैं 133 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक, ये 124 के 2 में हालांकि बात बताइए, मैंने लिख दिया है, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है। आर्टिकल आप पढ़े, 124 आपको याद होना चाहिए, बाकी कोई जरूरी नहीं है। तो ये सीजीआई की नियुक्ति को जो रखा गया है वो उसकी वरिष्ठता के आधार पर होता है। जो जितना सीनियर होगा, सीनियरिटी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाया जाता है। आप देखते भी होंगे कोई भी सीजीआई बनता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है, वो मैक्सिमम 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, मैक्सिमम इतने टाइम तक अपने पद पर रह पाता है। क्यों? क्योंकि वो बनता ही सीनियरिटी के आधार पर, तो उसकी टाइम जो है एज लगभग नियर अबाउट 65 के नियर अबाउट हो चुकी होती है। तो इस कारण वो जब लास्ट में बनता है तो फिर उसके साथ जो है टाइम भी कम बचता है,
तो इसलिए जल्दी रिटायर हो जाता है, तो ये कारण है। लेकिन ऐसा एक बार इसका अपवाद भी हुआ है, सीनियरिटी के जो आधार था, ऐसा कोई संविधान में मेंशन नहीं है, लेकिन बस ऐसा मान लिया गया था कि सीनियरिटी के आधार पर बनाया जाएगा। लेकिन जब एक बार सुप्रीम कोर्ट के और कांग्रेस की सरकार के बीच मतभेद हो गया, और मतभेद में जब कुछ ऐसा बिल था जो पास कराना चाह रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको बार बार बैन करता था, तो उस मतभेद के कारण इन्होंने क्या किया कि 1973 का केशवानंद भारती का केस हुआ था, ये 13 जज की पीठ बनाई गई थी एक फैसला देने के लिए। आज तक की सबसे बड़ी पीठ है जजों की। इसके निर्णय से वरिष्ठता का उल्लंघन किया गया था। मतलब जो वरिष्ठता के आधार पर जज सुप्रीम कोर्ट का जो भी बनेगा, चीफ जस्टिस जो बनेगा, वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बनेगा। लेकिन यहाँ पर उल्लंघन हुआ था, और यहाँ अजीत नाथ रे को बनाया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उल्लंघन का आधार, जबकि नंबर किसी और का था, लेकिन यहाँ इनको बना दिया गया था। ठीक, तो ये हुआ। दूसरा फिर 1977 में भी ऐसा ही हुआ था, MH वेग को बनाया गया था। ये यहाँ पर भी CGI का वरिष्ठता के आधार पर उल्लंघन हुआ था। तो ये आप फैक्ट याद रखेंगे, 2 जज ऐसे बने हैं जो वरिष्ठता के आधार पर उल्लंघन करके बनाए गए हैं। फिर 1993 में CGI केस के आधार पर जो CGI बनेगा वो परमानेंटली वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति पर सहमति जताई गई थी। सभी सहमति हुई, सभी के बीच हुई थी। तो 1993 में ऐसा फैसला हो चुका था जजेस के बीच में। उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ है। फिर लगातार सीनियरिटी के आधार पर ही जज बनते जा रहे हैं। फिर होता है कि हाई कोर्ट में जज की जो नियुक्ति होगी, तो उसकी नियुक्ति हाई कोर्ट के 2 सीनियर जज की सलाह पर की जाती है। हाई कोर्ट में जज की जो नियुक्ति हाई कोर्ट के जज की 2 सीनियर जज की सलाह पर की जाती है, एक बात। फिर लेकिन स्थानांतरण के केस में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है इसमें। जब स्थानांतरण होता है किसी भी हाई कोर्ट के जज का, सपोज उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से हाई कोर्ट किसी दूसरे राज्य के हाई कोर्ट, असम के गुवाहाटी में जा रहा सपोज हाई कोर्ट में, तो उसमें ट्रांसफ़र के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज इसके लिए बैठते हैं। 4 सीनियर जज इसके लिए अपनी सलाह देंगे, और जिस राज्य से स्थानांतरण हो रहा वो राज्य का, और जहाँ होना है स्थानांतरण उस राज्य के कोर्ट का चीफ जस्टिस जो होगा उससे भी सलाह ली जाएगी। ठीक, इलाहाबाद से अगर गुवाहाटी जा रहा तो इलाहाबाद वाले के चीफ जस्टिस से और गुवाहाटी के चीफ जस्टिस से इस बात की सलाह ली जाएगी, और 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज भी इस पर अपनी सलाह सहमति देंगे, तभी ये पॉसिबल होगा। तो इतना तकड़ा प्रोसीजर है इसी जज के ट्रांसफ़र के लिए। आर्टिकल 126 में ये बताया गया है कि कोई भी जज कार्यवाहक के रूप में भी काम कर सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर वहाँ प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंट है ये पद, तो उसकी जगह पर कोई भी जज को कार्यवाहक बनाया जा सकता है जब तक नए जज की नियुक्ति ना हो जाए चीफ जस्टिस की। तो लेकिन ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा, कोई भी व्यक्ति सीनियर जज किया जाएगा, ये भी वहाँ उपस्थित लोगों में। तदर्थ न्यायाधीश का भी प्रावधान होता है जिसे एडहोक जज बोलते हैं। एडहोक में ऐसा होता है कि 127 के अनुसार, ये आर्टिकल खास है कि तदर्थ जज कौन से आर्टिकल के अनुसार बनाए जाते हैं, तो 127 याद करने का तरीका है कि 1 2 7, यानी आप भी हमारे 1 2 होकर 7 हो लो, यार बहुत कमी पड़ रही है यहाँ जज उसकी, तो आप भी 7 हो लो। तो एडहोक जज की नियुक्ति तब की जाती है। एडहोक जज होता क्या है कि जैसे हमने पढ़ा होगा कभी, आपने आगे मैं भी पढ़ाऊंगा कि लोकसभा या राज्यसभा में जब तक कोरम पूरा नहीं होगा, 1/10 सदस्य पूरे नहीं होंगे, जब तक वहाँ की कार्यवाही नहीं चलती। ऐसे जजेस के लिए कोरम होता है जब कोरम कम हो जाए, कोरम से कम हो जाए संख्या 1/10 से, यहाँ भी कोरम 1/10 को ही मानते हैं। तो जजेस की संख्या अगर इतनी कम हो गई कि केस पेंडिंग बहुत ज़्यादा है और सुनवाई के लिए व्यक्ति बहुत कम पड़ गए, कोरम भी पूरा नहीं हो पा रहा, तो उस केस में कुछ जजेस की जो रिटायर जज है उनकी नियुक्ति कर दी जाती है CGI के द्वारा, लेकिन प्रेसिडेंट की सलाह पर की जाती है ये। और फ्रांस से ही हमने रूल लिया हुआ है, तो ये केवल सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है, किसी और हाई कोर्ट या किसी सेशनल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये नियुक्ति नहीं होती है एडहोक वाली। ठीक, तो यानी संख्या अगर बहुत कम हो तो उनकी जगह पर नए टेम्परेरी रूप से रिटायर जजों को काम पर रखना ही क्या कहलाता है, एडहोक जज की प्रक्रिया कहलाता है। इसके बाद चलते हैं अगले स्लाइड। जजेस के कार्यकाल की बात करते हैं। जजेस का कार्यकाल होता है, वो जब भी जज बनता है उसके 65 साल तक होता है, यानी मैक्सिमम 65 साल तक अपने पद पर रह सकता है। ठीक, 65 साल से पहले कई बार ऐसा होता है कि 64 साल कुछ महीने का लगा, रिटायर हो गया जल्दी, तो इसलिए टाइम कम मिलता है इनको चीफ जस्टिस के रूप में रहने का। तो वो नॉर्मल जज है या चीफ जस्टिस है, दोनों के लिए 65 साल ही कार्यकाल है। त्यागपत्र भी दे सकता है समय से पहले, वो अपने त्यागपत्र को राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक, लेकिन अगर वो कोई उल्लंघन करता है संविधान का, यानी सिद्ध कदाचार होता है इसके खिलाफ, यानी कोई कदाचार, कुछ मिसबिहेव कर दिया उसने, वो सिद्ध हो जाता है, या फिर असमर्थ सिद्ध हो जाती है कि ये व्यक्ति समर्थी नहीं, एबल ही नहीं है काम करने में, तो तब उसको खिलाफ उसको हटाने की प्रक्रिया भी शुरू होती है। पद से हटाने की प्रक्रिया 124 के 4 में लिखी गई है, जज के खिलाफ होता है। इसे महाभियोग का नाम नहीं दिया जा सकता, महाभियोग केवल और केवल राष्ट्रपति के खिलाफ चलता है इंडिया के अंदर, बाकी किसी में नहीं चलता। तो यहाँ पर इसको पद पर हटाने की क्रिया है सिद्ध कदाचार या असमर्थता के केस में। होता क्या है, हटाने के लिए प्रस्ताव को किसी भी सदन में लाया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में लाया जाता है तो कम से कम 100 सदस्य उसमें सहमत हो लाने के लिए, राज्यसभा में लाया जाता है तो 50 सदस्य कम से कम सहमत हो से लाने के लिए। उसके बाद जिस सदन में भी आएगा उस सदन में बहुमत से पास हो जाएगा, उस सदन में बहुमत से पास हो जाएगा। बहुमत से जब ये पास होगा उसके बाद ये पहुंचेगा 3 सदस्यीय समिति के पास। 3 सदस्यीय समिति में कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का एक जज होगा, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लिया जा सकता है, क्योंकि हटाने का किसके खिलाफ आया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का नॉर्मल जज लिया जाता है। इसमें चीफ जस्टिस तो नहीं लेंगे जिसके क्योंकि उसके खिलाफ है। फिर लेंगे एक
फेमस न्यायविद लेंगे, कोई भी जो राष्ट्रपति की निगाहों में अच्छा न्यायविद हो, अच्छा कानून का जानकार हो। 3 व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस बात की जांच करेगी सही में ही सिद्ध कदाचार और समर्था है। तो फिर उसके आधार पर अगर वो अपनी रिपोर्ट सौंपती है यस में कि हाँ ऐसा ही है, तो जिस सदन में बहुमत के साथ वो पास हुआ था 2/3 के साथ, फिर दूसरे सदन में पहुँचता है, वहाँ भी वो 2/3 के साथ पास होता है और उसी सेम सेशन में ही राष्ट्रपति के पास पहुँचता है और राष्ट्रपति उसको अगर पास कर दे तो उस दिन से उस CGI का जो पद है यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद जो है वो खाली माना जाएगा। शपथ का है, शपथ इसकी अनुसूची 3 में आती है, अनुसूची 3 में रखते हैं शपथ को। वेतन जो है वो CGI का दिया जाता है 2,80,000 रुपये ने अबाउट, मैंने लिखा नहीं इसमें, 2,80,000 रुपये का वेतन होता है CGI का। अन्य का 2,50,000 रुपये का वेतन होता है। तो पेंशन जो है वो 1976 से लागू है, मिलती है इनको। अनुसूचित चीज़ में इम्पोर्टेंट फैक्ट भी है इसमें जो आपको मैं कराऊंगा। जैसे आर्टिकल 143 में बताया गया है कि जो ये जज होगा प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट अगर इससे सलाह मांगता है तो अपनी सलाह देने के लिए बाध्यकारी है, लेकिन सलाह कानूनी संबंधी होनी चाहिए, ठीक। और उसकी सलाह को प्रेसिडेंट मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, ठीक। 143 में बताया कि 143 को 143 यानी आई लव यू पढ़ लेंगे आप। आई लव यू मतलब राष्ट्रपति और जज के बीच में आई लव यू है तो दोनों एक दूसरे को सलाह दे सकते हैं, ऐसा मानते हैं इसको पढ़ने के लिए। 129 में इसको अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है, किसको? सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय बोलते हैं। अभिलेख न्यायालय की 2 महत्वपूर्ण विशेषता होती है, एक तो रिकॉर्ड जितना भी जो भी जजमेंट ये देगा और उस जजमेंट के आधार पर आगे भी जजमेंट दिए जा सकते हैं, इसलिए प्रत्येक जजमेंट यहाँ रिकॉर्ड रखा जाता है, सेव रखा जाता है दस्तावेजों के रूप में। उसके बाद दूसरा होता है अगर इसकी कोई अवमानना करता है तो दंड देने का अधिकार भी इसको है। तो अभिलेख न्यायालय किसको बोलते हैं? 129 आर्टिकल के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। 137 आर्टिकल के अनुसार पुनर्विचार की पावर भी इसके पास होती है, पुनर्अवलोकन बोलते हैं इसको, कि पावर भी इसके पास है जो US से ले ली गई है। यानी अगर कोई डिसीजन इसने दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने और समय के साथ उसे लगता है कि नहीं ये डिसीजन मेरे से गलत दिया गया या समय के साथ वो डिसीजन ठीक था लेकिन अब समय चेंज हो गया, अब के अनुसार ये डिसीजन थोड़ा सा चेंज करके देना पड़ेगा, तो वो अपने दिए गए डिसीजन में चेंज खुद कर सकता है। इसे बोलते हैं पुनर्अवलोकन, यानी अपनी ही बात को अवलोकन करना, अपनी बात को दोबारा विचार में लाना। फिर सुप्रीम कोर्ट के पहले CGI जो बने थे वो हीरा जे कानिया बने थे पहले जज। और जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी जज ने काम किया है, एक M हिदायतुल्लाह ने किया था, ये 1969 में किया था। उस समय में जैकुर हुसैन नाम के एक राष्ट्रपति थे हमारे जिनकी डेथ हो गई, उनकी जगह पर कार्यवाहक उपराष्ट्रपति को रखा गया, VV गिरी को। लेकिन VV गिरी को चुनाव लड़ना था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया उपराष्ट्रपति के पद से, तो उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है, राष्ट्रपति का पद भी खाली है। तो इस केस में सिर्फ चीफ जस्टिस जो होगा सुप्रीम कोर्ट का वो ही कार्यवाहक का काम करेगा। तो ऐसे M हिदायतुल्लाह पहली बार और लास्ट बार, अब तक तो लास्ट बार बने हैं 69 में, याद रखेंगे। सबसे लंबे पीरियड तक CGI रहने वाले हैं YV चंद्रचूड़। अब भी जो हमारे जो CGI हैं चंद्रचूड़ वो इन्हीं से बिलोंग करते हैं। तो सबसे लंबे समय तक CGI रहे थे, ये 7 साल 4 महीने 20 दिन CGI रहे थे, तो सबसे लंबा पीरियड ही नहीं करा। सबसे शॉर्ट पीरियड के लिए कमलनाथ सिंह रहे थे, 18 दिन के लिए केवल CGI रह पाए थे, एज कंप्लीट हो गई थी। फातिमा बीवी पहली लेडी है जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस अब तक कोई भी लेडी नहीं बनी है, ठीक, लेकिन बस जज बनी है, सबसे पहली ये बनी थी, बाद में बहुत सारी लेडीज और बनी है जज। SH कपाड़िया जो थे वो स्वतंत्र भारत में जन्मे हुए पहले CGI थे, स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले CGI SH कपाड़िया, ठीक। V रामास्वामी जो थे ये पहले CGI थे जिनके विरुद्ध प्रक्रिया शुरू हुई थी 1991 में। कौन सी प्रक्रिया? उनको पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लोकसभा में आई थी लेकिन तभी फेल हो गई थी, लोकसभा के बाद बढ़ नहीं पाई। आज तक कोई भी सिद्ध कदाचार के कारण उसके पद से हटाए जाने का शिकार कोई भी जज नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक। प्रक्रिया कहीं के खिलाफ चली है लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाई, या तो उसके कंप्लीट होने से पहले ही उस CGI ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया या तो वो कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो याद रखेंगे आप। तो इस समय के हाल फिलहाल के जो CGI है हमारे वो DY चंद्रचूड़ हैं, DY चंद्रचूड़ ये हैं, ये YV चंद्रचूड़ थे, ये DY चंद्रचूड़ हैं, ये 50वें CGI है हमारे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप। तो धन्यवाद।